Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing the current affairs of 12th June. तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं. पेपर 1 से पॉपुलेशन टॉपिक में से हमारे पास ब्रू रेफ्यूजीज है आज. ये न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि इनको त्रिपुरा में रिहेबिलिटेट करने के लिए फॉरेस्ट एरिया का यूज़ किया जा रहा है और इसके ऊपर एनजीटी ने कई सारे क्वेश्चंस खड़े किए हैं. तो क्या पूरा इशू है समझेंगे. हिस्ट्री में वी हैव राम प्रसाद बिस्मिल. तो राम प्रसाद बिस्मिल की 124th बर्थ एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की जा रही है, इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल इज इम्पॉर्टेंट. GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 2018 में इंडिया में लॉन्च किया गया था, इसकी UNDP ने काफ़ी सराहना की है. हेल्थ में से रीफोकस्ड वैक्सीनेशन, ये एक हिंदू का एडिटोरियल है. इसमें वैक्सीनेशन पॉलिसी को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना चाहिए अलग अलग सेक्शंस को, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. देन वी हैव डिनायल ऑफ US अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन. तो देखिए यहाँ पे अमेरिका ने इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल देने से मना कर दिया है कोवैक्सीन को. तो इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, उसको समझेंगे. इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे पास एक एक्सप्लेनर है इंडियन एक्सप्रेस से, व्हाट टू वॉच आउट फॉर एट G7. तो G7 समिट जो कि यूके में होने वाली है, यूके होस्ट करने वाला है, उसमें से क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब कुछ देखेंगे. देन ICJ है. ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि UN की प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है. ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इंडिया के एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जिनको कि पाकिस्तान में एस्पियोनेज के चार्जेस पे उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे पूरा आर्टिकल है, उसको भी समझेंगे. GS3 में एनवायरमेंट में से महाराष्ट्र की हेरिटेज ट्री क्या है, क्या इसका लॉ है, ये सब कुछ देखेंगे. GS4 में आज कुछ अलग नहीं है. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. Today's pinch of positivity. See, positivity comes from inside, but still I'll try to add a pinch of positivity through these lectures. Okay, तो आज का हमारा कोट है, It doesn't get easier, you just get stronger. इसका मतलब सिंपली ये है, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तब वो बहुत डिफिकल्ट लगती है. फॉर एग्जाम्पल आप द हिंदू पढ़ते होंगे, इनिशियली आपको 5 घंटे 6 घंटे कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि द हिंदू का नेचर बदल गया या फिर वो पूरा पेपर ही बदल गया है. वो एक्सचेंज नहीं हुआ है. व्हाट हैज़ चेंज्ड इज यू. ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, अपने आप को हैबिचुअल बनाया है टू रीड दैट न्यूज़पेपर. तो यू गेट स्ट्रॉन्गर, द थिंग्स डू नॉट चेंज. ओके, सो सिमिलरली UPSC की जर्नी भी इसी तरह होती है. इनिशियली यू थिंक दैट थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, बट ओवर द टाइम दे गेट ईजियर. ठीक है, बिकॉज यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. तो चलो आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ. ये है हमारा ब्रू रिफ्यूजीज से रिलेटेड. सो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ब्रू रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेशन इन त्रिपुरा गेट्स ग्रीन पैनल हर्डल. तो देखो, ब्रू रिफ्यूजीज पहले तो ये कौन है. ब्रू रिफ्यूजीज बेसिकली ये आते हैं मिजोरम से. ठीक है, ये मिजोरम से आए हैं और अभी ये त्रिपुरा में बहुत सारे लोग ब्रू रेफ्यूजीज जो हैं वो त्रिपुरा में सेटल हुए हैं. पूरी क्या हिस्ट्री है पहले ये समझते हैं. तो देखो, ब्रू जो है इनको रियांग्स भी कहते हैं. ठीक है, रियांग्स ये एक कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट की, और ये मेजरली यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम से आते हैं. मेजरली ये मिजोरम से बिलोंग करते थे. यहाँ पे एक डोमिनेंट कम्युनिटी हुआ करते थे, लेकिन 1997 में यहाँ पे कुछ एथनिक क्लैशेस हुए. मिजोरम में रियांग्स यानी कि ब्रूज ने ये मांग की कि हमको एक ऑटोनॉमस काउंसिल बनाए, हमको एक अलग से ऑटोनॉमस काउंसिल दी जाए. इसके ही अपोजिशन में जो यहाँ के मीजोज थे, मीजोज ने रिवॉल्ट किया कि नहीं, हम अपनी डेमोग्राफी को यहाँ पे और ज़्यादा चेंज नहीं होने देंगे. और इन दोनों के बीच में, रियांग्स और मिजो के बीच में एक एथनिक क्लैशेस हो गए, जिसके कारण रियांग्स को यहाँ से भाग के त्रिपुरा जाना पड़ा. ठीक है, तो कई सालों से त्रिपुरा में वो कैंप्स में रह रहे हैं. ठीक है, विच आर नॉट वेरी हैबिटेबल. तो यहाँ पे इन त्रिपुरा के इन कैंप्स में ये रह रहे हैं. अभी 2020 में ही यहाँ पे एक 4 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो लोग अभी त्रिपुरा में हैं, जो रियांग यानी कि जो ब्रूज अभी त्रिपुरा में हैं, वो त्रिपुरा में ही रह सकते हैं, और जो ब्रूज हैं वो जो मिजोरम में जा चुके हैं वापस, वो वापस नहीं आएंगे. तो जो त्रिपुरा में ब्रूज हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए थे इस एग्रीमेंट में कि हम आपको कुछ लैंड देंगे जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पे कैश फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, जॉब्स वगैरह की भी बात की गई है यहाँ पे. तो यहाँ पे कुल मिला के ये पूरा इशू था. तो ये कम्युनिटी जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करती है. त्रिपुरा
मिजोरम, आसाम, इन तीनों स्टेट से बिलोंग करती है। त्रिपुरा में मेजरली थी। पीवीटीजी ग्रुप है ये, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये त्रिपुरा में, ठीक है। तो त्रिपुरा में ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है, वो ट्राइबल ग्रुप्स जो और ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है। ऐसे 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, ओके। कुल मिला के 700 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से सिर्फ 75 हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा मिजोरम में इनको टारगेट किया गया था एथनिक क्लैशेस के टाइम पे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 1997 में इनके ऊपर एथनिक क्लैशेस हुए, जिसके बाद ये ब्रूज यहाँ से भागकर त्रिपुरा में आ गए थे, ओके। तो अब ये न्यूज़ में इसीलिए हैं क्योंकि इनको अब त्रिपुरा वाले जो हैं, त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है वो इनको सेटल करना चाहती है, रिहेबिलिटेट करना चाहती है त्रिपुरा में, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ कर रही है फॉरेस्ट एरिया का। तो एनजीटी ने ये कहा है कि आप ये फॉरेस्ट एरिया यूज़ नहीं कर सकते इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि फिर फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, और ये तो फिर वही क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया ना, एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 40,000 ब्रूज को यहाँ पे सेटल करना है, जो ब्रूज को रियांग्स भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे जो ये डील की गई थी 2020 में, ये 4 पार्टीज कौन कौन सी थी, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, और एक और थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन सभी के बीच में ये डील की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रूज। तो ब्रूज के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना है। दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज रियांग्स। तो रियांग्स कहते हैं इनको, मैंने आपको बताया ये सही है, ठीक है, रियांग्स कहा जाता है। दे आर स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये इन्हीं सभी स्टेट्स के अक्रॉस फैले हुए हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मिजोरम में दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो पीवीटीजी जो इनको स्टेटस मिला है, क्या ये मिजोरम में मिला है? नहीं, ये त्रिपुरा में मिला है, तो ये मिजोरम नहीं, ये त्रिपुरा होगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट हियर। देन आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा आज का इशू है ट्रिब्यूट पेड टू फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जिनकी 124th बर्थ एनिवर्सरी है इस बार, और अगले साल यानी कि 2022 में जब हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ठीक है, तब इनकी 125th एनिवर्सरी होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको कि इनकी 125th एनिवर्सरी हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे के साथ कोइंसाइड करने वाली है, ईयर के साथ कोइंसाइड करने वाली है, इसीलिए इनके बारे में हमको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनका सबसे जो नाम बड़ा आता है वो 2-3 चीज़ों को लेकर आता है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो सत्येंद्र नाथ सन्याल ने बनाई थी, इनके साथ ये को फाउंडर थे इस एसोसिएशन को बनाने के लिए। बाद में फिर इसको भगत सिंह ने भी ज्वाइन किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ था इस एसोसिएशन का स्ट्रक्चर। बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे लिंक्ड हुए थे, ठीक है। सेकेंड, इनकी जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में माना जाता है। अब देखो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो था, इसके जो मास्टरमाइंड थे वो माना जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, 1925 में। अब देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ये जो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज था उससे भी लिंक्ड थे, ठीक है, आर्य समाज से भी लिंक्ड थे ये। पर इसके बाद फिर इन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की, ठीक है, कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस का जो 1921 का सेशन था वो भी इन्होंने अटेंड किया, लेकिन इनके और कांग्रेस के जो व्यू पॉइंट्स थे वो अलग थे। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने बाद में रिवॉल्यूशनरीज को ज्वाइन कर लिया और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में ये शामिल हो गए। इसके बाद 1925 में क्या हुआ, 1925 में इनको अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए आर्म्स चाहिए थे, ठीक है, पैसा चाहिए था, वेपन्स चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, काकोरी कांड, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, और इस ट्रेन को इन्होंने लूट लिया पूरा, और उस लूट में गलती से एक्सीडेंटली एक पैसेंजर की भी डेथ हो गई, जिसके कारण ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था ये एक मर्डर केस बन गया। और इसके लिए कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको चार्ज किया गया, और 3 फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको हैंग तक कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, ये राम प्रसाद बिस्मिल का था। अपार्ट फ्रॉम बिस्मिल, सम अदर
फ्रीडम फाइटर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रेन रॉबरी केस। यहाँ पे अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी और मनमथनाथ गुप्ता, ये चारों भी इस केस में इन्वॉल्व थे। और ये जो पूरा इनके ऊपर ट्रायल चला, ये लगभग 1.5 साल तक इनके ऊपर ट्रायल चला, प्रोसीडिंग्स चली। उसके बाद बिस्मिल, लाहिरी खान और ठाकुर रोशन सिंह को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया गया। फाइनली 1927 में इन्हें हैंग कर दिया गया एंड उसके बाद से दे बिकम मार्टायर्स। ओके, तो इसीलिए 1927 में इनका जो है ये मार्टायर हो गए थे और 1925 के काकोरी कांड में इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा इशू है रिगार्डिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो देखो ये इंडियन एक्सप्रेस में आपको न्यूज़ मिलेगी, यूएन बॉडी लॉर्ड्स गवर्नमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो यूएन बॉडी कौन सी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो इंडिया का प्रोग्राम है इसकी काफ़ी तारीफ करी है और इन्होंने कहा है कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के फॉर्म में सभी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उन्हें फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? तो देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जो अंडर डेवलप्ड हैं ऑन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जो पीछे हैं, अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ये हो गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर आप इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है पूरे देश का वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स पूरे देश का इंक्रीज होगा और पूरे देश का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट से आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, इसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर फोकस किया गया है, यानी कि जो ईजिली अचीवेबल थिंग्स हैं। ठीक है, ईजिली अचीवेबल टारगेट्स हैं। अब इसमें देखो जो ब्रॉड काउंटर्स फॉलो किए गए हैं वो समझें। उससे पहले एक चीज़ और कि ये जो है 2018 का प्रोग्राम है और शुरुआत में 112 सिटीज़ को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे ब्रॉड कॉन्टूर्स की बात करें तो देखो 3 फॉर्म्स में इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। पहला कन्वर्जेंस, सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स के बीच में कन्वर्जेंस यहाँ पे है। ठीक है, जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स और स्टेट स्कीम है दोनों का कन्वर्जेंस होके यहाँ पे इन सिटीज़ में डेवलपमेंट किया जाता है। देन कोलैबोरेशन, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के प्रभारी हैं, ठीक है, प्रभारी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये सभी ऑफिशियल्स मिलके कोलैबोरेट करके इन सिटीज़ का डेवलपमेंट करते हैं। और तीसरा है कंपटीशन, अलग अलग जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी सिटीज़ हैं, इनके बीच में कंपटीशन होता है और अल्टीमेटली नीति आयोग एक इंडेक्स लेके आती है। और इससे क्या होता है कि जो जन आंदोलन के फॉर्म में डेवलपमेंट होता है, मासेस जुड़ जाते हैं, हर सिटी के लोग जुड़ जाते हैं उस सिटी को डेवलप करने के लिए। एक चीज़ और, बेसिकली ये स्टेट ड्रिवन प्रोग्राम है। ठीक है, स्टेट्स का ज़्यादा स्टेक है इसमें, लेकिन सेंटर की तरफ से नीति आयोग जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है और यही रैंकिंग्स भी देता है। ओके, अब यहाँ पे इसके अलावा स्टेट्स जो है वो मेन ड्राइवर्स हैं और यहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और मेनली 49 इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ फोकस किया गया है 5 थीम्स में से। अभी 5 थीम्स आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात क्यों कर रही थी। सबसे पहली है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, देन एजुकेशन, देन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के ही तो पैरामीटर्स हैं। तो इसीलिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके बेस्ट प्रैक्टिस के फॉर्म में बताया गया है यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल द प्रोग्राम इज एंकर्ड बाय नीति आयोग। तो जो प्रोग्राम है नीति आयोग इसको एंकर करती है सेंट्रल लेवल पे, तो ये सही है। Improvement in these districts can lead to the overall improvement in human development in India। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट हो जाए तो ये भी सही है, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, What denial of US means for Covaxin students going there। तो देखो मैंने आपको बताया कि यूएस ने यहाँ पे क्या किया है, यूएस ने इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल देने से मना कर दिया है कोवैक्सीन को। देखो आपको पता है इंडिया में अभी 3 वैक्सीन हैं। ठीक है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक है।
स्पुतनिक अभी आई नहीं है उतनी, ठीक है। तो कोवैक्सीन जो है वो हमारी इंडिजीनियस है, ठीक है, इंडिजीनियस वैक्सीन है, और हम चाह रहे थे कि यहाँ से इसको यूएस का अप्रूवल मिल जाए सो दैट ये यूएस में भी यूज़ हो सके। अब मैं बताती हूँ पूरा सिस्टम, पूरा क्या सीन है ये समझाती हूँ। पहले तो देखो, कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी वैक्सीन की, किसी भी ड्रग को यूज़ करने से पहले उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना चाहिए। इंडिया में, जैसे इंडिया में कौन सी अथॉरिटी है जो अप्रूवल देती है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो CDSCO है ये अप्रूवल देती है इंडिया में, ठीक है, ये है रेगुलेटरी अथॉरिटी। वैसे ही यूएस में एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका नाम है US FDA, ठीक है, फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, तो ये जो अथॉरिटी है ये यहाँ पे उसके यूएस के रेगुलेशन को देखती है रिगार्डिंग ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। ये देखो आप यहाँ पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब ये क्या करती है यहाँ पे, अगर इसको किसी भी ड्रग को रेगुलेटरी अप्रूवल देना है तो ये EUA के अंतर्गत देती है। इसको मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, फिर भी इमरजेंसी यूज अथॉरिटी, ठीक है, इमरजेंसी यूज अप्रूवल यहाँ पे दिया जाता है यूएस के द्वारा हर ड्रग को या फिर हर वैक्सीन को। अब उसके लिए ये अप्रूवल देने के लिए क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है उनका विश्वास होना, यूएस के जो अथॉरिटी है उसका ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो ड्रग है इसके जो पॉजिटिव्स हैं वो इसके नेगेटिव्स को ओवरराइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि इससे जो भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आउटवे हो जाएंगे इसके पॉजिटिव्स के द्वारा, ये चीज़। अब इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रायल्स कराने की ज़रूरत होती है यूएस की अथॉरिटी को। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ है? इंडिया के केस में देखो, पहले जब जो कोविड था बहुत ज़्यादा पीक पे था, उस टाइम क्या था कि यूएस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वैक्सीन्स की, हर कंट्री को थी, हमें भी थी। अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं हो गया है अब, तो अब चीज़ें आराम से हो सकती हैं, इसीलिए यूएस ने अभी इसको नहीं दी। इसके क्या कारण है? पहला तो ये कारण है कि पहले फास्ट ट्रैक अप्रूवल हो रहा था कोविड वैक्सीन का जब कोविड पीक पे था, अभी उतना फास्ट ट्रैक नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि यूएस का खुद का एक इनिशिएटिव है, ऑपरेशन वार्प स्पीड इनिशिएटिव। इसमें उन्होंने खुद अपने इंडिजीनियसली कई सारी वैक्सीन प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी वो उनको ही देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी हर्ड इम्यूनिटी भी आ गई है यूएस की जो सोसाइटी है वहाँ पे, तो इसीलिए भी अभी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है यूएस को हर वैक्सीन को अप्रूवल देने की, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे कई सारे ट्रायल्स की ज़रूरत है कोवैक्सीन को, लेकिन ये ट्रायल्स अभी नहीं हो पा रहे हैं, और ऑलरेडी इससे पहले कई सारी जो वैक्सीन है वो लिस्टेड हैं, तो पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोवैक्सीन किसी काम की नहीं है, कुछ गलत है कोवैक्सीन के साथ? तो ऐसा नहीं है, कोवैक्सीन के साथ कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये यूएस से इसको एक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन एक सेटबैक हो गया है अभी जो इंडिया की जो भारत बायोटेक है जो इसको प्रोड्यूस करती है, अगर मिल जाता अप्रूवल तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये थी कि अगर जो इंडिया के सिटीजन हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, ठीक है, और अब वो जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उनको अप्रूव तभी किया जाएगा जब वो वैक्सीनेटेड होंगे। लेकिन अगर कोवैक्सीन को वहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो यूएस जाके पढ़ना चाहते हैं, जो कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं, उनको कैसे वहाँ एंट्री मिलेगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो उनको एंट्री मिलेगी। हालांकि वो वहाँ पे फिर से अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं किसी भी ऐसी कंपनी की वैक्सीन से जो वहाँ पे अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये बस छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। देन व्हाट टू वॉच आउट फॉर एट G7। तो देखो G7 इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। G7 की एक समिट होनी है, ठीक है, अभी जून में ही, और इसको होस्ट करने वाला है यूके। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी वर्चुअली इनवाइट किया गया है। तो ये पूरा G7 का क्या एजेंडा है, क्यों मिल रही है, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये G7 है क्या। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। इनिशियली ये देखो 1975 में बनी थी। 1975 में ये जब बनी थी तो इसमें इतनी कंट्रीज नहीं थी। बाद में 76 में इसमें कनाडा ऐड हुआ, उसके बाद EU ऐड हुआ, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद रशिया ऐड हुआ, ठीक है। लेकिन रशिया के साथ क्या हुआ, ये 1990s में ही ऐड हुआ था, लेकिन 2014 में इसे यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि इसने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था अनेक्सेशन के लिए। तो रशिया को यहाँ से हटा दिया गया। जब रशिया था इसमें तो G8 कहा जाता था, लेकिन जब रशिया हट गया तो वापस ये G7 हो गया। ओके, तो जब ये स्टार्ट हुआ था तब 70% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इसके अंतर्गत आती थी, ठीक है, G7 के अंतर्गत। अब जो है ये 40% लगभग जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो G7 कंट्रोल करता है।
तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और टॉप इकोनॉमीज की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे कि ये इनफॉर्मल फोरम है, ठीक है, ये वर्ल्ड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, और इसका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, कोई फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। यूएस के इनिशिएटिव पे ये पूरा G7 बना था। अब इसका क्या एजेंडा होगा इस साल, तो देखो इसमें जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बिल्ड बैक बेटर। तो बिल्ड बैक बेटर से आपको समझ आ रहा होगा, बिल्ड बैक बेटर यानी कि इसमें मेजरली जो ध्यान दिया जाएगा वो होगा कोविड की रिकवरी के ऊपर। ओके, तो कोविड से किस तरह से हमको रिकवर करना है इसके बारे में बात की गई है पूरे ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद फ्री एंड फेयर ट्रेड को किस तरह से वापस स्टार्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को किस तरह से टैकल करना है, और सोसाइटीज़ को किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से वैल्यूज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, ये सारी बात इसमें की जाएगी। तो इस बार की जो थीम है उसके अंतर्गत ये 4 मेजर थीम है। ओके, इसके बाद इंडिया ने क्या अटेंड किया है इससे पहले भी, तो देखो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार इंडिया को इनवाइट किया गया है स्पेशल गेस्ट के फॉर्म में। उसी तरह 2019 में भी यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था गुडविल पार्टनर के फॉर्म में फ्रांस के द्वारा। तो 2014 से जब से लेके मोदी गवर्नमेंट है तब से 2 बार इन्हें इंडिया को इनवाइट किया गया है G7 में। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तब भी इंडिया को यहाँ पे कई बार इन्वाइट किया गया था। ओके, तो यहाँ पे 5 टाइम्स इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था G7 में एज एन इनवाइटेड कंट्री, ठीक है, एज अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ओके, चलो अब ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया का क्या रोल हो सकता है। तो देखो जब ट्रम्प थे तो ट्रम्प ने G7 को आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन कह के उसका बहिष्कार किया था एक तरह से। उन्होंने ये कहा था कि G7 को अब हमें G10 या G11 बनाने की ज़रूरत है, जिसमें और ज़्यादा कंट्रीज़ को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया का भी नाम लिया था, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, ऐसा कहा था ट्रम्प ने। तो तब क्योंकि देखो जियो पॉलिटिक्स बदल रहे हैं तो इसीलिए G7 का एक्सपांड होना ज़रूरी है, रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है। अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ गए हैं यूके की ये अटेंड करने के लिए G7 समिट, तो यहाँ पे वो एक संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका इज़ बैक। अमेरिका अपने पुराने स्टैंड से वापस आ रहा है, जो ट्रम्प के टाइम पे था उससे वापस आके अब अमेरिका अपने लिए खड़ा हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजर चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी वो है वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे उनको पहुँचाना है। तो कैंपेन टू वैक्सीनेट द वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ 2022, इसमें G7 ने ये प्रॉमिस भी किया है कि वो लगभग 1 बिलियन वैक्सीन्स को अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ पे रशिया और चाइना को किस तरह से कन्फ्रंट करना है इसके बारे में बात की जाएगी, एटलांटिक चार्टर की बात की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, वापस से किस तरह से सप्लाई चेन में सुधार करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ओके, आप ये और एक बार एक्सप्लेनर आर्टिकल पढ़िएगा। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें बताई है। इंडिया का क्या भूमिका हो सकती है, तो इंडिया हमेशा से ये कह रहा है कि हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है इस G7 में, ठीक है, कि इसको एक्सपांड करने की हमको ज़रूरत है। और इसके लिए यहाँ पे इंडिया ने कि मेजर स्टेक जो इंडिया इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है उसका मेजर स्टेक है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन्स अवेलेबल कराना हमें, इसके लिए देखो यूएस ने पहले ही कहा था कि हम इंडिया को वैक्सीन्स अवेलेबल कराएंगे, G7 भी कह रहा है। कोवैक्स जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन है, जो सभी जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड करने की एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत, इन सभी के अंतर्गत इंडिया का ये स्टेक है कि सबसे ज़्यादा इस मोमेंट पे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन्स मिल जाएं इंडिया को। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, हमने देखा। अब इसका ये क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ G7 कंट्रीज टुडे। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा आज का एक इशू है ICJ, ठीक है। तो ICJ क्यों न्यूज़ में था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो पाकिस्तान में आप सभी ने सुना होगा कुलभूषण जाधव केस के बारे में, ठीक है। तो कुलभूषण जाधव जो कि हमारे इंडिया के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, इनको पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है और अप्रैल 2017 में इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे टेररिज्म और एस्पियोनेज के, ठीक है, जासूसी के। तो इसको लेकर इंडिया ICJ में गया था कि आप हमको, हमारे जो नेटिव हैं कुलभूषण जाधव, उनको आप कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं, आप उनको इंडिया की कॉन्सुलेट से बात करने नहीं दे रहे हैं। तो ICJ ने ये कहा था कि पाकिस्तान को फिर से रिकन्सिडर करना चाहिए जो उन्होंने डेथ सेंटेंस कुलभूषण जाधव को दिया है, और
पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए। उसी को लेकर पाकिस्तान में यहाँ बिल पास की गई है कि कुलभूषण जाधव अपील कर सकते हैं कॉन्सुलर एक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ICJ क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ICJ क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है UN की। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये कंपैरिजन इसीलिए लिया है क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधा कंपैरिजन पे पूछा जाता है। तो ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ICC इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, ये 1946 में बनी थी, ये बनी है 2002 में। ठीक है, ये ऑफिशियल कोर्ट है UN की, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। जबकि ये जो है ICC इंडिपेंडेंट है, ये UN से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल से रेफरेंस ले सकती है किसी भी केस को लेकर। लोकेशन की बात करूं तो दोनों द हेग नीदरलैंड्स में है। ठीक है, एक चीज और, ICJ जो है ये 6 जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं UN के, उसमें से एक है। बाकी सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये जो है ICJ ये है मेनली कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड्स में। केसेस कौन कौन से लेता है, एक तो कंटेंशियस बिटवीन पार्टीज और एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए। तो अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया है तो वैसा केस, या फिर एडवाइजरी ओपिनियन वाला। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स का केस लिया जाता है। यहाँ पे कंट्रीज लड़ती हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होता है सॉवरेनिटी, बाउंड्री, डिस्प्यूट्स, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, जैसे कि साउथ चाइना सी का इशू था तो उसके लिए यहाँ गए थे लोग। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे। हमारा कुलभूषण जाधव का केस है तो हम ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ गए हैं। लेकिन जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, ऐसे केसेस में किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर जाना है तो वो ICC में जाया जाता है। ठीक है, इसको फंडिंग मिलती है UN के द्वारा, और इसमें जो फंडिंग है ये कंट्रीब्यूशन होता है रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें UN की जितनी भी मेंबर्स हैं या UN है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करता है। इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग यहाँ पे मिलके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। Like other 6 principal organs of UN, it is also located in New York. तो ICJ न्यूयॉर्क में लोकेटेड है? नहीं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हेग, नीदरलैंड्स में। It is composed of 15 judges elected to 9-year term of office by UN General Assembly and Security Council. तो देखो, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, जो ICJ है इसमें 15 जजेस होते हैं। हर जज 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है UNSC और UNGA के द्वारा। ठीक है, UNGA और UNSC मिलके इनको इलेक्ट करते हैं। तो ये 15 जजेस जो हैं ये एक साथ सारे इलेक्ट नहीं होते। ठीक है, हर 3 साल में यहाँ पे 5 जजेस का इलेक्शन होता है और 5 जजेस रिटायर होते हैं। तो क्या होता है, पहले 3 साल में 5 जजेस इलेक्ट हुए, फिर अगले 3 साल बाद 5 जजेस, और उसके अगले 3 साल बाद 5 जजेस। तो इस तरह से परमानेंसी यहाँ बनी रहे, इसके लिए यहाँ पे ये होता है। हमारे यहाँ पे दलबीर भंडारी जो हैं हमारे इंडिया से, ये भी यहाँ पे ICJ में जज है। ठीक है, अपना सेकंड टेन्योर यहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ओके, देन ये आज का एक एडिटोरियल था हिंदू का। ठीक है, हिंदू में ये एडिटोरियल आया, रीफोकस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर पॉसिबल। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से हमें वैक्सीनेशन पॉलिसी को फोकस्ड करना चाहिए, रीफोकस करना चाहिए। तो इसमें देखो मेजरली मैं क्या बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। इसमें वल्नरेबल सेक्शंस की बात की गई है कि किस तरह से हमें वल्नरेबल सेक्शंस को सबसे पहले टारगेट करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ओल्ड एज पीपल। ठीक है, एल्डरली पीपल, फिर वो लोग जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस बेसिस पे भी, जैसे जो पुअर मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जिनको सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको यहाँ पे पहले फोकस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात की है, तो उसको देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इक्विटी और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीनेशन की सबसे पहले। ठीक है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको यहाँ पे पहले ध्यान देना चाहिए। फिर रिलीजियस और सोशली डिसएडवांटेज्ड के क्लासेस जो हैं, ट्राइब्स जो हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की गई है। छत्तीसगढ़ मॉडल में इन्होंने क्या किया था छत्तीसगढ़ में कि उन जो हाउस होल्ड हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया था जो राशन कार्ड होल्डर्स थे। तो राशन कार्ड होल्डर्स होने के कारण ये समझ आता है कि वो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, BPL सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उनको यहाँ पे दिए गए
जो भी वैक्सीनेशन थी वो, तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है। उसी तरह WHO ने भी ये कहा है कि अपनी जो हायर रिस्क वाली जो पॉपुलेशन है उन्हें पहले हमें वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे हम आशा वर्कर्स की भी हेल्प ले सकते हैं रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन के लिए। ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइस की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। और साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या देखा गया है पहले जब भी हमारे यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी आई थी तब ये देखा गया है कि ब्रेड विनर जो इंडिया में माना जाता है मेनली मेल्स होते हैं उन्हें पहले वैक्सीनेशन दिया जाता है, जिसके कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है इस केस में भी। तो ऐसा ना हो इसीलिए विमेन के लिए अलग से विमेन स्पेसिफिक डेज बनाए जाने चाहिए जो वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ उस दिन सिर्फ वुमेन को ही वैक्सीनेशन लगे, ऐसे एक्सक्लूसिव डेज बनाए जाने चाहिए। ओके, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उतना ही होना चाहिए। माइग्रेंट्स के लिए अलग से पॉलिसीज होनी चाहिए किस तरह से इनको वैक्सीनेशन कराना है इनका। ओके, आदिवासीज के लिए यानी कि ट्राइबल्स के लिए, और उसके बाद विमेन ओनली डेज की मैंने बात की आपसे। स्टेट्स और सेंटर्स को अपने आप में बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, लोकल प्लानिंग को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे डिजिटल डिवाइड को भी कर्व करने की ज़रूरत है। देखो हमने देखा कि कोविन के थ्रू हम इनिशियली कोविन के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन सभी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती इंटरनेट मोबाइल की, तो ये डिजिटल डिवाइड को कर्व करने की भी ज़रूरत यहाँ पे हमने देखी है। इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे जैसे कोवैक्स कर रहा है ना, कोवैक्स सभी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, उसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए नेशनल सपोर्ट को लेते हुए। तो ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल और सोशल लेवल पे से जो लोकल लेवल है उन सभी जगह पे कोलैबोरेशन की जरूरत है और प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। इसमें मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज का हमारा आखिरी जो आर्टिकल है ये है महाराष्ट्र के हेरिटेज ट्रीज के बारे में। तो देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि जो हेरिटेज ट्री का कंसेप्ट लाया गया है, इसमें बेसिकली क्या देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ट्रीज को गिराया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो इसीलिए महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक लॉ था जिसका नाम था प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट। ठीक है, 1975 का ये एक्ट है, और इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसमें एक हेरिटेज ट्री का प्रपोजल लाया गया, हेरिटेज ट्री को प्रपोज किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेरिटेज ट्रीज क्या है, तो एक ऐसी ट्री जो कि 50 साल से ज़्यादा एज की ट्री है उसको हेरिटेज ट्री का नाम दिया गया है। ठीक है, जो स्पेसिफिक स्पीसीज से बिलोंग करती है, रेयर कुछ उसमें क्वालिटीज़ हैं, तो ऐसी हेरिटेज ट्रीज होंगी। ठीक है, इसमें एक लोकल ट्री अथॉरिटी भी बनाई गई है जो हर 5 साल में ट्री सेंसस करेगी और इस ट्री सेंसस के अकॉर्डिंग हेरिटेज ट्रीज को काउंट करेगी। अब इसको कैसे काउंट किया जाएगा, हेरिटेज ट्री कैसे पता लगाया जाएगा, तो एज कैसे पता लगाई जाती है किसी भी ट्री की, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है इसमें। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कोई भी ट्री की ट्रंक को देखा जाता है और उसमें जितनी भी रिंग्स होती है उसके बेसिस पे उसकी ये पता की जाती है कि कितनी एज है। तो इस बेसिस पे किसी भी ट्री की एज को पता किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर उसे हेरिटेज ट्री है या नहीं है उसका नाम दिया जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो हेरिटेज ट्री से स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसमें कैसे, जब भी हम कोई ट्री काटते हैं तो उसके लिए कोई कंपनसेशन हमको पे करना होता है। ठीक है, जैसे एक ट्री काटी तो एक सैपलिंग हम लगाते हैं, ऐसा यूजुअली होता है। लेकिन हेरिटेज ट्री के कंसेप्ट में यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि अगर आप कोई भी ट्री काटते हैं जो सपोज 50 साल पुरानी है, ठीक है, आप 50 साल पता लगा लोगे उसका कि ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी से कि 50 साल पुरानी है, तो अगर आप कोई 50 साल पुरानी ट्री काटते हो तो उसमें आप 50 सैपलिंग्स लगाओगे। ठीक है, ये है पूरा कंसेप्ट। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर कंपनसेशन होगा कि आप इतनी पुरानी ट्री काट रहे हो तो आप कुछ तो उसका भुगतान करो। और ये जो 50 साल पुरानी ट्री के बदले 50 सैपलिंग्स लगाई जाएंगी उसमें भी एक कंसेप्ट है। इसमें देखो ये बोला गया कि जो 50 सैपलिंग आप लगाओगे इसको आप 7 साल तक इसका ध्यान रखोगे कि ये 7 साल तक प्रॉपरली उगे। ठीक है, तो ये इस तरह से कंपनसेशन की बात की गई है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा था कि आप अगर किसी ट्री को गिराते हो तो उसका कंपनसेशन उसके टिम्बर पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, उससे बियॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करती है एनवायरमेंट के लिए। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखा जा रहा है, हमने कोविड के टाइम पे देखा भी कि कितना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी पर्सन अगर इसको इलीगली किसी भी ट्री को गिराता है तो उसे 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है पर ट्री के बेसिस पे। यहाँ पे जो ट्री अथॉरिटी की बात की गई है उसका भी काम यहाँ पे ये रहेगा कि एक तो वो ट्रीज को बढ़ाए, ठीक है, ट्रीज को उगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करे, जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं हेरिटेज ट्रीज उनको प्रोटेक्ट करे, और इसके साथ ही यहाँ पे 200 ट्रीज
any proposal to cut more than 200 trees of age more than 5 years will be referred to this authority. तो जिस भी जो ट्री अथॉरिटी बनाई गई है स्टेट में, इसको आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी जब भी आपको 200 से ज़्यादा ट्रीज काटनी है जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है। तो इस तरह से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको आप केस स्टडीज के तौर पे यूज़ कर सकते हो एनवायरमेंट में। ठीक है, तो ये पूरा हमने आज का डिस्कस करे सारे इश्यूज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।